और जी स्वागत है आईएएस पीसीएस इंडियन पॉलिटी चैनल में, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, न्यूज़, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट एंड मैनी मोर। आईएएस पीसीएस नेट जीआरएफ परीक्षा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। बड़े ही आसान भाषा में इंडियन पॉलिटी को समझाया गया है। सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटी को समझिए। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमने पहले भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और हम सीरीज में नहीं चल रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम उससे कर रहे हैं जिससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, उसी से कर रहे हैं हम। और जो समझने में ईजी पड़ेंगे बच्चों को भी, और जिससे है ना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ पॉलिटी ईजी है, उनको समझना नहीं पड़ेगा। तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और पढ़ने का भी साथ में, इस फील्ड में एस्पिरेंट्स के रूप में। 2 बार मेंस निकाला है मैंने, फिर मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। तो आप बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। यानी भारतीय संविधान तत्वों की दृष्टि से, जो हमने तत्व पढ़े हैं वही वाले तत्व बोले जा रहे हैं इसमें, तो तत्वों की दृष्टि से, और मूल भावना, इसकी दोनों की दृष्टि से अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब स्पेशल है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, मूल भावना और तत्वों की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। कहा जाता है ना, संविधान से उधार लिए गए हैं। ठीक है, बोला जाता है, ये वैसे बोला जाता है उधार, उधार शब्द का यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ये वैसा उधार नहीं है, समझे। ये बस लिया गया है कि अच्छी अच्छी चीज़ें ना हमारे संविधान में ले ली गई हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। हमारे ले तो लिए हैं, कहते हैं जो उधार शब्द का हम भी यूज़ कर लेते हैं, उधार ले लिया, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो हमारे खुद के स्पेशल है, हमारे खुद की उपज हैं, वो किसी बाहर से नहीं आया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, संशोधन होते गए हैं, जैसे कि हमने संशोधन वाले चैप्टर में देख लिया है। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधन में, ये सारे संशोधन हमने देख लिए हैं। अब संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमने जब इसकी क्वेश्चन आंसर देख रहे थे तो ये भी देखा था 42वें संविधान संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रिम्बल में भी इससे बहुत सारे सवाल आए हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान रख लेना, पहला क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब फिर, हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। और ये अच्छे से हमने केशवानंद भारती मामला अच्छे से पढ़ लिया है। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लो, प्रेम्बल वाली, उनको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूल ढांचा क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, ये मैंने अच्छे से बता रखा है उस वीडियो में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब कुछ ऐसी विशेषताएं देखेंगे जो हमारे स्पेशल हैं, अद्वितीय हैं। संविधान के वर्तमान रूप में इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये पहली ही विशेषता है, उसे आपको ध्यान में रखना है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित और दूसरा होता है, कहाँ गया, और दूसरा है अलिखित, यही रखा हुआ है। ठीक है, 2 वर्गों में बांटा बांटा जाता है, लिखित और अलिखित। लिखित कैसा है, अमेरिकी संविधान, और अलिखित है ब्रिटेन का संविधान, और लिखित हमारा भारत का भी संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित इसलिए होता है क्योंकि वो डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये धीरे धीरे राजा की शक्तियों पर कमियाँ लगाते आए थे, उन पर प्रतिबंध लगाते हुए आए थे, और कुछ नियम बनाते हुए आए थे। तो बाद में इन्हीं सबको ना इन्होंने एक साथ बांध दिया, एक साथ एक किताब में लगा दिया, तो ये ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसलिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन को अलिखित बोला जाता है, क्योंकि एक साथ इसे नहीं बनाया गया था, ये विकसित हुआ है। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और हमारा भारत का संविधान, ये दोनों क्या है, लिखित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। यह बहुत ही वृहद है, समग्र है और विस्तृत है। ठीक है, बड़ा है, समग्रता से भरपूर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए, और विस्तृत है। इतनी सारी चीज़ें, तभी तो यूपीएससी को बहुत बड़ा मन करता है इससे प्रश्न पूछने में, और वो इतने सारे क्वेश्चन इसी कितने सालों में इतने सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। अब मूल रूप से 1949 वाला संविधान था, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में जो विभक्त है, और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में
अब ये इसमें 2019 की बात की गई है। इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटा दिया। कौन से भाग को? भाग 7 को हटा दिया। और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग, 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। अब यहाँ पर जो आपको याद करने वाली चीज़ है, पहले तो वो ये 4 अनुसूचियां, ये आपको ध्यान में रखनी है, 9, 10, 11, 12। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अभी क्या है, तो अभी एक प्रस्तावना है हमारे संविधान के अंतर्गत। 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हो रखे हैं, फिर 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वो पूछे कि मूल रूप में क्या था, तो मूल रूप में एक प्रस्तावना तो हमारे पास थी, और 395 अनुच्छेद हैं, अब 470 हैं। और पहले क्या था, 22 भागों में विभक्त थे, अब 25 हो गए हैं। और पहले 8 अनुसूचियां थी और अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, पहले क्या था और अब का प्रावधान क्या है। और बाकी इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं, और 4 कारण बताए गए हैं यहाँ पर। पहला भौगोलिक कारण, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, और चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अब देखते सबकी बात कर लेते हैं। पहला है भौगोलिक कारण, मतलब भारत का विस्तार और विविधता। भारत इतना बड़ा देश है, 7वां विश्व का बड़ा देश है, इसलिए इसका जो संविधान था वो भी बड़ा होना था, क्योंकि इसमें विस्तार तो था ही, विविधता भी एक अलग है। तो इतने बड़ी विविधता वाले देश में प्रावधान अलग अलग बनाने पड़ेंगे। फिर है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक में भौगोलिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया। इसके रूप में हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है। तो इस पहले आ जाएगा आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक में भी दो हैं, पहला तो भारत का विस्तार और फिर उसका विविधता। फिर ऐतिहासिक में आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1935। अब यह ऐतिहासिक आए ना आए, आपसे पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान इसके अंतर्गत इसका प्रभाव देखा गया है, तो ये सही होगा। और भौगोलिक कारण में भी बता सकता है कि इसकी विविधता और विस्तार की वजह से भारत का संविधान इतना विस्तृत है। फिर तीसरा है कि हमारा जो एकल संविधान है, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ही एकल संविधान है, और कोई राज्यों का कोई भी अलग संविधान नहीं है। फिर चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। इतना विशाल इसलिए बन गया, विस्तृत इसलिए बन गया, क्योंकि जो कानून विशेषज्ञ थे वो बहुत सारे थे, उनका प्रभुत्व था, और उन्होंने एक एक चीज़ पर जांच पड़ताल से काम किया। बाकी देखते हैं, संविधान में ना सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। क्या क्या चीज़ है? शासन के मौलिक सिद्धांत ही नहीं, इसमें क्या है, प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे प्रशासन चलाया जाएगा, और प्रशासनिक प्रावधान भी है, गुड गवर्नेंस जैसे हो जाता है, गवर्नेंस से रिलेटेड सारे इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि गवर्नेंस कैसे करना है। अब इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। यही इसकी विस्तृतता का उदाहरण है। यही इसकी विस्तृतता का को बताता है कि जो चीज़ें दूसरे उन्होंने बेफालतू के सोचा कि ये तो बेफालतू की है, भाई इन्हें छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ना उन्हीं चीज़ों को शामिल करके उनका एक विस्तृत प्रावधान किया गया है कि ये ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, इस तरीके से होंगी। तो किसी भी राजनीतिक परिपाटी पर उसे नहीं छोड़ा गया है। फिर दूसरा आता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित। बहुत सारे इसके स्रोत हैं। भारत के संविधान के अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए गए हैं। हमने ऊपर देख लिया है, पहला भारत शासन अधिनियम 1935, और विश्व के जो जो भी हैं कई संविधानों से लिए गए हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये शब्द सही होता है। जो यहाँ पर शब्द दे रखा है ना, ये वाला, कि ये उधार लिया गया है, ये शब्द बेकार है। इस शब्द को तो हटा ही देना चाहिए, उधार वाला शब्द। पता नहीं क्यों लक्ष्मीकांत में ये शब्द डाल दिया जाता है, अपडेट करते हैं तब भी। ये शब्द हटा करके ना अम्बेडकर वाला शब्द डालना चाहिए, छानना। ये छानने के बाद लिया गया है। उधार लेना और छानने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये शब्द डालना चाहिए, छानना। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा, जो भी ढांचागत हिस्सा है जैसे बना हुआ है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्या क्या उसका ढांचागत प्रावधान है, वो सारे किससे लिए गए हैं? 1935 से लिए गए हैं। अब संविधान का दार्शनिक भाग, और जो दार्शनिक भाग है जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा।
पहला तो यही बन जाएगा आपका ढांचागत हिस्सा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये अभी तक हमें याद हो गया होगा, हमने 2-3 बार पढ़ लिया। दूसरा बनेगा इसका दार्शनिक भाग। ठीक है, दार्शनिक भाग ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग कौन कौन से हैं, आपको सारे दे दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वो प्रस्तावना दे दिया जाएगा, या कोई सा भी है ना आर्टिकल 368 दे दिया जाएगा, तो ऐसे कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दार्शनिक भाग इसमें आएंगे, तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। ये होता है टू द पॉइंट पढ़ना, लाइन टू लाइन। ठीक है, कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन्स, वो यही होता है कि एक लाइन से कैसे प्रश्न बनेगा। तो दार्शनिक भाग में ध्यान रखना मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। और ये किससे किससे लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार के सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये ज़्यादातर जो राजनीतिक भाग वाला सिद्धांत है वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। तो इसलिए हमारे जो ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा था, इसने हमारे देश पे इतने साल राज किया और हमें इस व्यवस्था का पता था, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था में हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है। तो राजनीतिक भाग में जो ब्रिटेन का प्रभाव यहाँ पर दिखता है। अब संविधान के अन्य प्रावधान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर बोला जाता था जो आपका रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव, जो सबसे बड़ा प्रभाव है और भौतिक सामग्री का स्रोत, भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। कितनी बार ये हमने पढ़ लिया है, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या इस फिर से मिलते जुलते हैं। तो ज़्यादातर प्रावधान इसी, और इससे मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है। तो जिसमें है ना ये सारे न्याय, अगर मेंस में लिखना था तो आपको संघीय व्यवस्था जो भी हो वो बताना था, न्यायपालिका के बारे में बताना था, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण, इन सभी के बारे में उसको कंपैरिजन करना था भारत सरकार अधिनियम और जो वर्तमान का जो नियम है उसमें। फिर तीसरा है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। तो नम्यता और अनम्यता, संविधानों के नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। नम्यता का मतलब है जिसे आसानी से नरम हो गया, जो नरम होता है, और अनम्यता है जो नरम ना हो ज़्यादातर, यानी कठोर या फिर अनम्य। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। कठोर वो होगा जिसमें संशोधन करोगे तो विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। और मैंने ये अच्छे से ना संविधान का जो संशोधन वाला चैप्टर है वो अच्छे से पहले करवा दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से बताया विशेष प्रक्रिया क्या होती है, संविधान की विशेष प्रक्रिया क्या होती है, साधारण प्रक्रिया क्या होती है, कैसे प्रावधान हो सकते हैं, 3 प्रावधान है 368 के तहत कौन कौन से हैं, ये सब उसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है किसके लिए? कठोर वाले संविधान में। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान में ना बहुत ही कम, लगभग लगभग 5 ही संशोधन हो पाए हैं अभी तक इतने में। अब लचीला या नम्य संविधान, लचीला जो नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। अभी आप बोलेगे भारत का क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत का संविधान ना ही ये लचीला है और ना ही कठोर है, ना ही ब्रिटेन के संविधान के जैसा है जैसे कि आम कोई भी सामान्य प्रक्रिया से ही का संशोधन कर दो, ना ही अमेरिका की तरह है कि विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाए। हमारा संविधान दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, भारत का संविधान ना तो लचीला और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। अगर आप, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ उसमें भी बता दिया अपनी पुरानी वीडियो में जिसमें हमने संशोधन वाला चैप्टर में पढ़ा था। 368 में 2 तरह के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ना कि संविधान में। संविधान में 3 तरह के प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान देना, भारत के संविधान के अंतर्गत जो संशोधन होंगे वो 3 तरह के प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत, लेकिन जो आर्टिकल 368 है उसके तहत 2 तरह के प्रावधान है। तो दोनों को मिला मत देना, यहाँ पर 2 तरह के प्रावधान कह रहा है, और संशोधन अगर बोले संविधान के तहत कितने हैं तो 3 तरह के हैं। अब इसमें से पहला देख लेते हैं। कुछ उपबंध को संसद में विशेष बहुमत
से संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। और इसमें बी है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसमें मैं ये डीपली नहीं बता रहा, ये मैंने अच्छे से वहाँ पर बताया हुआ है। ये कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों वाला प्रावधान भी, ये दोनों प्रावधान और जो तीसरा है वो भी, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अब इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। यही सारी चीज़ें बहुत बता रहा है। सामान्य बहुमत, देखो यहाँ पर दो तरह के बहुमत है। एक तो विशेष बहुमत जिसमें सिर्फ संसद काम कर रही है, दूसरा संसद का विशेष बहुमत है लेकिन उसमें राज्य भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक और है जो सामान्य बहुमत से हो जाता है, वो 368 के अंतर्गत नहीं आते। लाइन लिखी हुई है, ध्यान देना, 368 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो संविधान में ऐसे प्रावधान है, 3 तरह के प्रावधान है संशोधन करने के, लेकिन 368 में 2 तरह के प्रावधान है। एक तो विशेष बहुमत, जिसमें जो संसदीय काम करेगी, दूसरा होता है कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का वो लेना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा, और संसद में भी विशेष बहुमत करना पड़ेगा। अब चौथा देखते हैं हम, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब यहाँ पर देखना, वैसे तो हमारी संघीय व्यवस्था है लेकिन इसका झुकाव कहाँ पर है, एकात्मकता की तरफ है। दो होते हैं, एक तो संघ और एकात्मक। तो संघीय व्यवस्था तो है ही, एकात्मकता की तरफ झुकाव दे दिया है इसमें। अब भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। ठीक है, संघीय सरकार की स्थापना कर रहा है। अब इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है। और कौन कौन से संघ के सभी आम लक्षण होते हैं, अब यहाँ पर देखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संघ के कौन कौन से आम लक्षण होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। संघ के आम लक्षण कौन से हैं, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। ये सभी जो है संघ के प्रावधान हैं, जो संघ के आम लक्षण है। तो इसलिए रट लेना इनको। ये पूछा जाता है कि संघीय प्रावधान कौन से, एकात्मक प्रावधान कौन से हैं। तो संघीय प्रावधान में दो सरकार हो गई, शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, यानी शक्तियों का बंटवारा हो रखा है यहाँ पर। एक सर्व शक्ति का ना केंद्रीकरण नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। संविधान की सर्वोच्चता बोला गया है कि संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान में जो भी कानून बने हैं उनके हिसाब से चलेगा हर कोई। अब यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। अब बड़ी संख्या में बोला जा रहा है एकात्मकता के लक्षण विद्यमान है, और ये किसी रीजन से दिए गए हैं। ठीक है, अभी रीजन देखते हैं। अब जैसे कि क्या है, एक सशक्त केंद्र और एक संविधान है। ठीक है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है। एक संविधान है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर क्या था, संविधान की सर्वोच्चता। अब यहाँ पर देखो, एक ही संविधान है, और एक संविधान का होने का मतलब हो गया कि एकात्मक लक्षण हो गया, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता का मतलब हो गया कि संघीय लक्षण हो गया। यहाँ पर दोनों चीज़ों में ध्यान देना। एक संविधान जो हो गया वो एकात्मक है, और संविधान का सर्वोच्चता वो संघात्मक है। अभी इसके प्रावधान कैसे हैं, आप खुद ही दिमाग लगा के सोचो कि संविधान में सर्वोच्चता इसलिए, संविधान में कुछ नियम लिखे गए हैं, केंद्र के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। तो उनके प्रावधानों के हिसाब से अगर चलोगे तो संघीय प्रावधान बने रहेंगे। अगर एक संविधान का मतलब है कि बस एक ही संविधान है, राज्य का कोई भी अलग से संविधान नहीं है, तो राज्य वही कर सकता है जो कि उस संविधान में लिखा गया है, ना कि उसके बाहर से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर एकल नागरिकता है और संविधान का लचीलापन है। लचीलापन हमने देख ही लिया, जो संशोधन करने की प्रक्रिया है जिसमें राज्यों की सहभागिता भी होती है। और एकीकृत न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका है, ये प्रश्न पूछा गया है एकीकृत न्यायपालिका वाला। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है। ये सारे क्या प्रावधान है, एकीकृत वाले हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आपातकालीन प्रावधान है। जो अखिल भारतीय सेवाएं, जो IAS IPS जो बनते हैं वो आप, तो ये यही वाली सेवाओं का प्रावधान जो है वो एकात्मक लक्षण को दिखाता है। यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में सभी देशों को, जितने भी देशों को कह रहा हूँ, सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, ना कि दो। यानी एक राज्य की और एक संघ की, यानी पूरे देश की। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही है पूरे देश की। अब पूरे देश में जो भी नागरिक है वो किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, वहाँ की दोबारा नागरिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर लचीलापन हो गया। और एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। ये सारे क्या हैं, एकात्मकता वाले लक्षण है, इनमें भी रट लेना। अब फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था,
कि कान खड़े कर लिया करो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि संविधान में नहीं किया गया है और किया गया है। ठीक है, क्या गया है और क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान संविधान में है और क्या क्या प्रावधान संविधान में नहीं है, इसकी एक लिस्ट बना लेना और सभी को देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है पेपर में जब बैठते हैं, और ऐसी ये चीज़ संविधान में उल्लेखित है तो हमें पता ही नहीं लगता उल्लेखित है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय शब्द का ही उल्लेख नहीं है। अब बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि संघीय शब्द का क्यों नहीं होगा, हो सकता है भाई इतना बड़ा संविधान है तो, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संघीय शब्द का यूज़ नहीं करेंगे वो, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख, जो भारत का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में, वो क्या किया गया है, राज्यों के संघ, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। नहीं, पूरा भारत का नामकरण का उल्लेख नहीं किया, वो बोला गया राज्यों का संघ होगा। अब इसके दो अभिप्राय हैं, पहला क्या है, भारतीय संघ राज्यों के बीच वो किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और जो दूसरा है वो क्या है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब ये दोनों प्रावधान अच्छे से याद कर लेना। पहला क्या है कि संघ को, जो संघ है ना, वो राज्यों के बीच कुछ समझौता नहीं हुआ है, यानी संघ राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना जिस समझौते को आप तोड़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो इसी के अंग थे और इसी के अंग रहेंगे। आप सब मिलकर के एक नहीं हुए हो, आप इसी के अंग हो। अब इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए? एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ और बारगेनिंग फेडरलिज्म, ये मॉरिस जोन ने दिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन। फेडरल विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिक और अन्य। ये सारे ना नाम दिए गए हैं और इन नाम को याद कर लेना। ये पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं ये नाम वगैरह, जैसे केसी वियर ने क्या बोला है, मॉरिस जोन्स ने क्या बोला है और ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है, आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है। तो ये पीसीएस में ज़्यादा पूछा जाता है। और क्योंकि आपको आईएएस के पेपर का भी जो पैटर्न हो गया वो पीसीएस जैसा ही हो गया। पीसीएस मतलब फैक्ट भी ज़्यादा पूछने लग गया है कि ये बताओ वो बताओ, ये किसका नाम था, वो कौन था। अब तो नाम भी यूपीएससी पूछने लग गया है, तो आपको भी ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली होती है जिसमें संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वाला तंत्र है, ना कि अमेरिका का जिसमें अध्यक्षीय प्रणाली होती है, अध्यक्ष नहीं होता। अब संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये होता है समन्वय और सहयोग के आधार पर। जो विधायिका, जो कार्यपालिका होती है ना, वो विधायिका में से ही निकलती है। तो इन दोनों की इन दोनों में समन्वय होना जरूरी होता है। अब इस पर आधारित, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है वो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पर भी देख लेना है, दोनों में डिफरेंस बता दिया है क्या है। ये विधायिका वाला संसदीय व्यवस्था में क्या होता है और अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है, यानी विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो कार्यपालिका है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है विधायिका का, उसे कभी भी हटाया भी जा सकता है। मतलब अगर वो सिद्ध नहीं कर पाती है अपने वोट को तो हटाया जा सकता है, वैसे नहीं। अब संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्ट मिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो संसदीय प्रणाली है, इसको कौन कौन से नाम है? इसको नाम है सरकार के वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर, और उत्तरदायी सरकार, दूसरा मंत्रिमंडलीय सरकार। ये तीनों नाम याद कर लेना, इन तीनों से प्रश्न पूछा गया है। उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, इनके नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, यानी जो राज्य है वहाँ पर भी संसदीय प्रणाली है। अब भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ये विशेषताएं अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, तो पहले देखते हैं वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, यानी पहला है वास्तविक और नाम मात्र। ये जो कार्यपालिका है, यानी वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जो हमारा पीएम हो गए वो होते हैं, और नाम मात्र की कार्यपालिका जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वो होते हैं। तो वो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। दूसरा होता है बहुमत वाले दल की सत्ता, जैसे कि अभी बीजेपी वाले दल है तो वो बहुमत दल है, उसी की आएगी। उससे पहले कांग्रेस था, उस तो जो बहुमत में जीतेगा उसी की सत्ता आ जाएगी। फिर है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, जो मैंने आपको अभी बताया कि विधायिका के समक्ष जो होती है, विधायिका के सामने, क्योंकि विधायिका के से ही निकली है कार्यपालिका, तो जिससे वो निकली है उसी की तरफ तो जवाबदेह बनेगी। तो इसलिए संयुक्त जवाबदेही होती है। यहाँ पे संयुक्त शब्द का ध्यान देना, संयुक्त जवाबदेही, यानी जितने भी मिनिस्टर होते हैं सारे सारे एक मिलजुल करके जवाबदेह हैं विधायिका के प्रति। यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दिया करो।
फिर विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जो मंत्री है उनकी सदस्यता के बारे में बात करी गई है, क्योंकि मंत्री विधायिका से ही निकलते हैं। फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, यानी जो पूरा सरकार का जो नेता होता है वो पीएम होता है। अगर पीएम ने अगर अपना इस्तीफा दे दिया तो पूरा मंत्री परिषद ही नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए पीएम जो होता है नेता होता है वहाँ का, और यही काम राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। फिर निचले सदन का विघटन, और निचले सदन का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है, और निचले में राज्य में होता है विधानसभा। तो ये इसका विघटन हो सकता है, और ऊपरी सदन का यानी जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं हो सकता। तो लोकसभा का ही विघटन होता है और राज्य में विधानसभा का। ये हमारी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, और इनसे है ना सही बताऊं तो बहुत प्रश्न पूछा गया है। हम ये चैप्टर ही इस तरीके से कर रहे हैं कि प्रश्न जिससे आए हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो आप भी इस पर ध्यान रख लेना। अब 10 साल के एक्सपीरियंस में फालतू बातें तो कर ही नहीं रहूँगा, और 10 साल में बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट है, हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है ना, इसे सेम टू सेम ही कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं किया, उसमें कुछ एडिट किया है, समझे। तो उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, यानी भारतीय संसद के ऊपर कौन है, हमारा संविधान है, जो हमने इसमें प्रावधान देखा था। दिखाता हूँ मैं आपको संघात्मक लक्षण वाले में क्या, ये रहा संविधान की सर्वोच्चता, ये वाला प्रावधान। संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अच्छा, ये इस बगल में ही था। तो भारतीय संसद की संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जो भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी प्रधान का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा वो निर्वाचित होता है, यानी उसे गणतंत्र बोला जाता है ऐसे प्रावधान को। और लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर एक राजा होता है, जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकारी व्यवस्था है, यानी वहाँ राजा रानी का अभी भी चलता है कि जो राजा होगा उसका बेटा जो होगा वो फिर से राजा बन जाएगा, या जो बेटी होगी वो रानी रानी बन जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो प्रधान है, प्रधान का मतलब है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधान का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, और हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। फिर किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, क्योंकि मेन वही होता है प्रधानमंत्री, इसलिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि राजनीति के जानकारी से प्रधानमंत्री संस्कार सरकार का नाम देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की गिरने से सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री के नाम से ही पूरी सरकार चलती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री सरकार भी इसे बोल दिया जाता है। अब चढ़ा है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता हो गई और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों में समन्वय, यानी आपका यहाँ पे जुडिशरी आ गया और यहाँ पर आ गया पार्लियामेंट। तो जुडिशरी और पार्लियामेंट में दोनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जुडिशरी और लेजिस्लेचर में समन्वय रखना है, यानी जो भी कानून, अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाएगा तो वो कानून होगा संविधान के अनुसार। अगर संविधान के अनुसार वो कानून नहीं हुआ तो जो जो जुडिशरी होगी, जो न्यायपालिका होगी, वो उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, रद्द कर देगी, या तो उसके पूरे प्रावधान को या पूरे कानून को। तो ये संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो दो चीज़ें हैं और दोनों को ध्यान में रखना। जो संसद की संप्रभुता है वो कहाँ से आई है, ब्रिटिश से लिया गया है, और जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो कहाँ से आया है, अमेरिका से लिया गया है। अब जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। इस साल ये सवाल आया था 2030 में, 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, विधि की नियत प्रक्रिया वाला। तो विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 में है, उसका प्रावधान है। यानी अब देखना, अमेरिकी संविधान में कौन सा प्रावधान है, अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया, और भारतीय संविधान में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 21 में दे रखी है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां उसके तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो ये प्रावधान हमने जो संविधान में संशोधन वाले चैप्टर में अच्छे से देख लिए थे।
अब नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका कैसी है? न्यायपालिका एकीकृत है यानी एक ही न्यायपालिका है, और वो भी कैसी है? स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। तो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, एकीकृत भी है, यानी एकीकृत का मतलब होता है एक ही, इंटीग्रेटेड है, नहीं एक ही है, वो कोई अलग अलग नहीं है। जितने भी आप सुप्रीम कोर्ट देखोगे, हाई कोर्ट देखोगे, ये सब एक ही न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। स्टेट की और राज्य सर और उसकी संघ की एक ही न्यायपालिका है। तो भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ना, वो शीर्ष पर है न्यायपालिका न्याय व्यवस्था में। अब इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। तो आपने कौन कौन से देख लिए? सर्वोच्च न्यायालय इस एकीकृत में सबसे ऊपर है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है, और अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन से आते हैं? जिला अदालत व अन्य निचली अदालत है। ठीक है, तो सबसे नीचे आ जाते हैं अन्य निचली अदालतों के ऊपर आता है जिला अदालत। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने देखा होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, अलग अगल बगल में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, वो यही होते हैं। जब आपका कोई मुकदमा होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो जाता है उसमें उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से फिर वो जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। अब न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। केंद्रीय कानूनों के साथ साथ किसको लागू करता है? राज्य कानूनों को लागू करता है, ये एकल तंत्र। अब इससे ना प्रश्न पूछा गया है 2023 में, 2023 में या फिर 2022 में पूछा गया है। अब हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ कंपैरिजन करी जा रही है, तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि मेंस में तो आता ही आता है। अब क्योंकि बच्चे इसे पढ़ते नहीं है, सोचते हैं मेंस में आएगा कंपैरिजन वाला, तो ये इस बार मुझे लग रहा है पीटी में भी आ सकता है, तो आप ध्यान रख लेना। तो अमेरिका में ये बोला गया है कि संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। भारत में ऐसा नहीं होता। अब सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा संघीय अदालत है, और ये शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। ये हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब देखेंगे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसकी गारंटी देता है, और संविधान का संरक्षक बोला जाता है। अब इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसकी स्वतंत्र अगर, क्योंकि ये स्वतंत्र रहेगा जब तो ये सारे काम कर पाएगा, अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, संरक्षक कहाँ से कहा जाएगा? फिर जैसे कि कौन कौन से प्रावधान है? न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा है इसके, जब उनको कोई नहीं हटा सकता, इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है इनके न्यायाधीशों को। फिर न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, और भारत की संचित निधि से स्वतंत्र से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, जो किससे किया जाता है? संचित निधि से किया जाता है। ये सारे ध्यान रख लेना, संचित निधि से किया जाएगा। फिर विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, विधायिका में इनके कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती, कामकाज पर। फिर सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, ये भी एक होता है स्वतंत्रता बनाए रखने का। क्योंकि अगर आप है ना, अब बाद में दोबारा से अगर आप पे रोक नहीं होगी, तो क्या होगा? हमें जो ये जज वगैरह होंगे वो सांठ गांठ कर लेंगे शायद पार्टी पॉलिटिक्स से, फिर बोलेंगे कि भाई आप हमारा ये काम कर दो, उसके बाद तो हम आपके साथ मिल ही जाएंगे। तो इसलिए रोक लगा के रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैंने बस एक पहलू बताया है। फिर अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति आता है, न्यूज़ में बहुत आता है ये अवमानना करके, बहुत न्यूज़ में आता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना है इसे। फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सारे प्रावधान हैं जो इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। अब ध्यान रखना है, ये सारे प्रावधान आपसे पूछे जाएंगे। पहला हो गया न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, दूसरा हो गया न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, तीसरा हो गया भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, चौथा हो गया विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, और पांचवा हो गया सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, और फिर छठा हो गया अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, और सातवां हो गया आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना। अब देखो, मैं जो दूसरे टीचर्स वगैरह होते हैं, दूसरे चैनल वगैरह, वो पीपीटी वगैरह में पढ़ाते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी करूँ, मेरे को और भी काम होते हैं, क्लास लेनी पड़ती हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है, मेरा नहीं है, मेरे को तो अकेले करना पड़ता है। और मेरे को एक दोस्त वगैरह भी, वो अभी भी वो भी उसका इंटरव्यू है अभी, तो वो अपनी तैयारी में लगा पड़ा है, तो मैं अकेला पढ़ गया हूँ, इसलिए मैं बस बुक से पढ़ा देता हूँ अभी। बात तो वही है, बुक से पढ़ो या फिर पीपीटी से बात, और बुक से ज़्यादा समझ में आता है, कि बुक में हमें आप अपनी भी किताब लेके खोल के बैठ जाओ, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करते रहो, पता चलता रहेगा। फिर अगला देखते हैं मौलिक अधिकार। अब संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अब ये अधिकार कौन कौन से हैं? पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया है। अब मुझे बताना आपने कौन सा हटा दिया गया है।
अब पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 में दिया गया है। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब इस 32 के ऊपर भी एक कहानी है, जो मैंने उसमें प्रिम्बल वाले चैप्टर में बता दी है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ये मैंने आपको जब बताया था कि मौलिक अधिकार किसकी भावना देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक लोकतंत्र को देते हैं, ये मैंने समझा दिया है। नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ रहे थे, तो ये यह कार्यपालिका विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यानी अगर कार्यपालिका होगा और विधायिका, दोनों तो विधायिका में से ही कार्यपालिका निकली है, और जो भी कार्यपालिका को कानून बनाना है वो विधायिका से पास होकर के बनेगा। तो ये दोनों अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं, तो जो ऐसा काम करते हैं जिससे ना नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो इन्हीं को बोला जाता है मनमाने कानून। तो इस पर निरोधक की तरह ये काम करते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं। यानी वो बताते हैं कि अब भाई आप ऐसा नहीं करोगे। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अगर ये उल्लंघन होगा तो इन्हें क्या कहेंगे, न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। किसको, मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। अब जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मौलिक अधिकारों का जो हनन होगा, सिर्फ मौलिक अधिकार होगा, तो आप सीधे जाओगे। यहाँ पर ध्यान देना शब्द बस सीधे। लेकिन अगर कोई दूसरा वाद है तो पहले आपको, मैंने अभी बताया, पहले आपको जिला में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर आपके सिर्फ डायरेक्ट मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट ही जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी करता है। ये रिट भी बहुत जरूरी है यूपीपीसीएस में और पीसीएस में, तो ये समझ लो फेवरेट टॉपिक है उसका। इसी में से है ना कितने सारे प्रश्न बन गए हैं अभिलेख या रिट में। और इनके है ना, ये हिंदी में नहीं पूछता, वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पूछता है, और पूछता है इसका मतलब क्या है बताओ। तो इंग्लिश वाले भी ध्यान रख लेना इसके। अब हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, कुछ सीमाएं, तो वो भी है, मौलिक अधिकार भी पूरे असीमित नहीं है, कुछ सीमा लगी हुई है उन पे भी। लेकिन यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, संसद क्या कर सकती है, इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर सकती है। लेकिन अभी हमने देख लिया था वो किसको नहीं समाप्त कर सकती, मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती। इन्हें संसद है ना समाप्त तो कर सकते, सभी चीज़ को समाप्त कर सकते, लेकिन बस मूल ढांचे को छोड़ करके। अब मूल ढांचे में क्या क्या है ये मैंने मूल ढांचे वाले चैप्टर में अच्छे से बता दिया है, आप उसको देख लेना। अब इनमें कटौती भी कर सकती है, इन्हें समाप्त भी कर सकती है और कटौती भी कर सकती है। अब यही प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, कटौती नहीं कर सकती, या फिर ऐसा पूछा जाएगा, सॉरी, कटौती कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। तो ये गलत हो जाएगा, कटौती भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। तो इस तरीके से ना अपने कान खोल करके और आंखें खोल के दिमाग खोल करके इसे देखना, शब्दों में हेर फेर होता है। अब अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अब जो 20 और 21 है इनको छोड़ दिया जाता है। अब क्यों छोड़ दिया जाता है, इनके आर्टिकल्स में ही इनका छिपा हुआ है क्यों छोड़ दिया जाता है राज्य 20 और 21। इस पहले तो जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जब मौलिक अधिकार वाला देखेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। तो ध्यान रखना आप, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता क्या है तो पूछा जाएगा। तो अनूठी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी, उदारभूति। ये तीनों हमने देख लिए अच्छे से। अब नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मैंने बताया था अभी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम किसका है, नीति निर्देशक तत्वों का है। और नागरिक जो लोकतंत्र है, सॉरी, राजनीतिक लोकतंत्र है, वो है मौलिक अधिकार का। ये भी प्रश्न पूछा गया है, समझे, ऐसा मत सोचें ये प्रश्न पूछा गया है या पूछा नहीं जाएगा, तो रिपीट यहीं से होते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से प्रश्न पूछा गया है। बढ़ावा, इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ये हमने अच्छे से देख लिया कि इन्हें, ये गैर बाध्यकारी हैं, कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और इन्हें देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अब मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि
भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। इससे बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बहुत संबंध बताइए। तो ये दोनों एक ही पूरक होते हैं, ये अनुपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं एक साथ ही। फिर नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य। ये भी चैप्टर हमने देख लिया मौलिक कर्तव्य का। अब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, ये नहीं किया गया है। ये 66 समिति बनी थी, इस पर अच्छे से हमने पूरी बात कर लिया। तो हम यहाँ पर बस है ना इसे फटाफट देखते हुए चले जाएंगे। 66 समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। हमने ये देख लिया था जो जो जोड़े गए थे। अब संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिनमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। इसके तहत प्रत्येक भारत का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। फिर अगला आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। जो हमारा भारत का संविधान है वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्म एक समान है। भारत के लिए सारे जितने भी धर्म है सभी एक समान है, और जितनी भी छुट्टियां होती हैं आप देखोगे कि कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की हमारे भारत में छुट्टी मिलती है। जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सबकी छुट्टी मिलती है। गुरु पर्व, अभी गुरु पर्व आएगा उसकी छुट्टी है। तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है। अब संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। तो कौन कौन से धर्मनिरपेक्ष लक्षण है वो देख लेते हैं। तो पहला है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये भी हमने अच्छे से देख लिया है, कितनी बार प्रश्न देख लिए इसके। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये भी हमने देख लिया, प्रस्तावना चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। तो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमने अभी मौलिक अधिकारों पर हम गए नहीं है, हम आएंगे तभी सारा देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ये बस समान समक्ष समानता की बात कही जा रही है और कानून के समान सुरक्षा की बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट है धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में है। तो ये आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 14, 15, 16, 25, ये जो आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है। ये सारे आर्टिकल, ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 14 हो गया कि कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी देख लिया धर्म के आधार पर। अनुच्छेद 15। फिर अनुच्छेद 16 में कहा गया सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। समान अवसर सार्वजनिक सेवाओं में जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां वगैरह, उनमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। ये 25, ये तो सीधा सीधा पूछा जाता है आर्टिकल 25। अब हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार है। ये आर्टिकल 26 में दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार करने के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी प्रचार के लिए और किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं करना, समझे? प्रचार कर सकते हो आप या नहीं भी कर सकते। अब किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में, सरकारी शैक्षणिक संस्थान नाम पे ध्यान, सरकारी बोला गया है, जो सरकार गवर्नमेंट स्कूल हैं वाले, किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के जो धार्मिक निर्देश हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 28 में बोला गया है। अब नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 में बोला गया है। अब इसमें ही आ जाएगा अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति में धार्मिक संस्कृति आ जाती है। अब अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 में दिया गया है। अब राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, और यह आर्टिकल 44 में देखा गया। इसके ऊपर भी हमने देख लिया था नीति निर्देशक तत्वों में। अब धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, धर्म यानी उसमें ना जो धर्म का मतलब होता है चर्च होता है, और
राज्य यानी राजनीति इसके बीच पूर्ण अलगाव रखती है। क्या रखती है? पूर्ण अलगाव। यानी जो पश्चिमी अवधारणा है, पश्चिम के लोग क्या सोचते हैं, पश्चिम के मतलब जो आपका यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे जितने भी दो देश होते हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। ये लोग क्या रखते हैं? पूर्ण अलगाव रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं हो सकती। ये नकारात्मक अवधारणा है, क्या यानी कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि यहाँ का समाज जो है धर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ देखना, संविधान में क्या कर रखा है? आरक्षण दे रखा है, और जो आरक्षण है ना वो कैसा है? अस्थायी है, यानी इसे जब भी कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का प्रावधान था, उसे वो भी अस्थायी था, और ऐसे ये भी अस्थायी है। तो जम्मू कश्मीर हट गया तो ये प्रावधान क्या है? तो ये प्रावधान तब हटेगा जब हमारा भारत पूरे जितने भी समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरफ ऐसा हमें कुछ भी कदम नहीं उठाना जो उनके हित में ना हो। तो जब ये हो जाएगा, सब समझ जाएंगे, तभी आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण जो बना हुआ है ना, वो हमारी वजह से ही बना हुआ है। अगर हम इस तरह से हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि कोई अनुसूचित जाति है या नहीं है, ये सब भूल जाएं और अपने आप को सभी बस एक सिटीजन समझे, तो ये प्रावधान हमेशा आरक्षण का खत्म हो जाएगा। फिर अगला आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार, इसको हमें ना अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और 45 मिनट पहले ही हो गए हैं। तो इसके लिए अगली वीडियो में चलते हैं हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।